Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So we are continuing our respiratory system disorders की जो हमारी सीरीज चल रही थी. तो आज की हमारी जो डिसीज है उसका नाम है निमोनिया. So before starting the video, do like this video and make sure to leave your lovely comments and subscribe the channel also and share it with your friends as well. So without any delay, let's get into the video. So pneumonia. Pneumonia is an acute respiratory illness characterized by inflammation of the parenchyma of the lung alveoli. See, हमें पता है जो हमारे lungs होते हैं, ठीक है, उनके अंदर alveoli होते हैं, right? Alveoli क्या है? हमारे basically air sacs होते हैं जिनमें एक्सचेंज होता है गैसेस का. वी आर नॉट गोइंग इनटू एनाटॉमी साइड ऑफ इट, ठीक है, हम बस सिंपली बात करेंगे इसकी. सो निमोनिया होता क्या है? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है पैरेनकाइमा की. सो पैरेनकाइमा क्या है? बेसिकली पैरेनकाइमा इज लाइनिंग. इट इज व्हाट? लाइनिंग होती है हमारे लंग की, ठीक है. अब नॉर्मल alveolar filling with fluid causing air space disease, consolidation and exudation. सो बेसिकली क्या होता है? जब इनमें इन्फ्लामेशन होती है तो जो एल्वेलाइज होते हैं उनमें यूजुअली एयर होती है, बट इसमें निमोनिया की कंडीशन में क्या हो जाते हैं? जो हमारे एल्वेलाई होते हैं उनमें क्या हो जाता है? फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है. क्या भर जाता है? पानी भर जाता है. तो आम भाषा में आपने सुना होगा निमोनिया में कहते हैं ना कि लंग्स में पानी भर गया. सो इट इज दैट बेसिकली कि क्या होता है, जो हमारे एल्वेलाइज होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उनमें क्या होता है? फ्लूइड भर जाते हैं. विच लीड्स टू कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेट मतलब हार्ड हो जाते हैं. ओके, हार्ड हो जाते हैं और फ्लूइड भरने की वजह से उनमें पस भी भर जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है. सो निमोनिया इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन हो जाती है पैरेनकाइमा की एंड ऑल्सो लीड्स टू द फ्लूइड बिल्डअप इन द एयर सैक्स, राइट. नाउ निमोनिया इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस. कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई होती है बॉडी में, इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उनकी वजह से क्या होता है? हमारा निमोनिया होता है. मोस्ट ऑफ विच आर बैक्टीरियल इन ओरिजिन. ज्यादातर लीडिंग कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? इट इज बैक्टीरिया. ओके, इन एडिशन इसके साथ साथ फंगस, वायरस एंड पैरासाइट्स भी निमोनिया कॉज करते हैं. तो मेनली इन्फेक्शंस आर द रीजन ऑफ निमोनिया. एंड अगर हम मेजॉरिटी की बात करें सो बैक्टीरियल कॉज हमारा मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर. There are 3 possible ways that a bacteria can enter the lungs. अब किसी न किसी तरीके से तो इन्फेक्शन आई होगी, राइट. सो 3 तरीके होते हैं जिनकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में एंटर करता है. सो फर्स्ट वन इज इनहेलेशन. नाम से पता लग रहा है इनहेल, सांस के थ्रू हम इनहेल कर रहे हैं बैक्टीरिया, मतलब हमने सांस लिया, वो बैक्टीरिया अंदर चला गया जिसकी वजह से वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन करेगा, राइट. फिर है एस्पिरेशन. एस्पिरेशन होता है आपने कुछ एस्पिरेट किया, निगल गए, ठीक है, माउथ के थ्रू गया. हेमेटोजेनस रूट हमारा क्या होता है? वाया ब्लड. ओके, based on the patient's immune system, comorbidities and the site of the pneumonia infection, different categories of pneumonia can be identified. अब क्या होता है? हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम का लेवल अलग अलग होता है. इम्यूनिटी हर पेशेंट की अलग होती है, कईयों की स्ट्रांग होती है, कईयों की वीक होती है. हम 2 कैटेगरीज मेनली लेते हैं, बच्चे और बूढ़े. बच्चे और बूढ़े का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है? वीक होता है, राइट. कोमॉर्बिडिटीज और कौन कौन सी बीमारी है? जैसे अगर आपको टीबी है, HIV है, सो यू आर मोर प्रोन टू अदर इन्फेक्शंस एज वेल. आपका बॉडीली इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अदर इन्फेक्शंस भी कैच करने लग जाओगे, ठीक है. एंड द साइट ऑफ निमोनिया इन्फेक्शन की कहां पर कौन सी साइट पे हुई है आगे हम पढ़ेंगे, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ निमोनिया हम देख पाते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसे हम CAP भी बोल देते हैं, ठीक है. सो कम्युनिटी एक्वायर्ड, वेरी सिंपल. अगर हम टर्मिनोलॉजी पे जाएं उससे भी हमें समझ आ रहा है कि निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड, जो कि हमें कहां से मिलता है? कम्युनिटी से मिलता है, उसे हम कैप बोलते हैं, दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, राइट. इट हैज बीन क्लासिफाइड एज टिपिकल और एटिपिकल. 2 तरह का ये भी होता है, टिपिकल और एटिपिकल, ठीक है. कैप बेसिकली रेफर्स टू निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड आउटसाइड ऑफ अ हॉस्पिटल, मतलब आपको हॉस्पिटल से बाहर कहीं
ये इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि कम्युनिटी में एक्वायर करी है ना, आपने हॉस्पिटल में नहीं करी। एंड इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु गेट द इलनेस वाइल स्टेइंग इन अ नर्सिंग होम। अगर नर्सिंग होम में हुई है तो इंडिविजुअल्स को वो इंक्लूड कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हमने इसकी दो कैटेगरीज पढ़ी, दैट इज टिपिकल एंड एटिपिकल, तो हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टिपिकल। सो टिपिकल निमोनिया प्रेजेंट विद फीचर्स टिपिकल ऑफ निमोनिया। जो भी निमोनिया के टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्टिव कफ, मतलब अगर आप खांसी करते हो तो म्यूकस या बलगम या कुछ आता है, ठीक है। फीवर, बुखार रहता है, ठीक है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, जो आपका चेस्ट पेन है वो होती है, ठीक है। तो ये हमारे टिपिकल, मतलब टिपिकली लक्षण वो सारे निमोनिया के ही इंडिकेट कर रहा है, तो वो टिपिकल कैप में आता है, या टिपिकल निमोनिया भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सबसे कॉमन हमारा जो कॉजेटिव एजेंट है, अगर कहीं एग्जाम में आता है तो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। नाम से पता लग रहा है न्यूमोने, सो न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा विल लीड टू निमोनिया फर्दर, सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करेगा, दैट विल लीड टू निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है मोरेक्सिला कैथेरिलिस। ये भी हमारा एक एजेंट है, बैक्टीरिया है जो कि टिपिकल निमोनिया कर सकता है। देन वी हैव एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल लेस ऑब्वियस है, ठीक है। सब एक्यूट इन बिगनिंग, शुरुआत में पता नहीं चलता इसका, ठीक है। दे प्रेजेंट विद पल्मनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मनरी सिम्टम्स एट फर्स्ट। कुछ तो पल्मनरी सांस की दिक्कतें आती हैं और बाकी जो है एक्स्ट्रा पल्मनरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिससे लगेगा ही नहीं आपको कोई रेस्पिरेटरी दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे नॉन जूनोटिक और जूनोटिक। तो नाम से हमें इंडिकेट हो रहा है कि जूनोटिक वो डिसीजेज होती है जो कि इन्फेक्ट कर सकती हैं दोनों को ही, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। लेकिन नॉन जूनोटिक वो डिसीजेज होती है जो कि सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है, ह्यूमंस पे उसका कोई असर नहीं है, ठीक है। सो इसमें आ जाते हैं कॉजेटिव एजेंट, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो गया, लेजियोनेला न्यूमोफिला हो गया हमारा, क्लैमोडेफाइला न्यूमोनिया हो गया। तो ये हमारे अलग अलग तरह के कौन है, नॉन जूनोटिक कॉजेटिव एजेंट्स है। और जूनोटिक में हमारे पास आ जाते हैं क्लेमाइडोफिला सीटैकी आ गया, कॉक्सिला बर्नेटी आ गया, क्यू फीवर जो कि कॉज करता है, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े होंगे। फ्रेंसिएला और ट्यूरिनरिस, ये हमारे कौन से जूनोटिक एजेंट्स में आ जाते हैं, राइट। फिर है हमारे पास HAP, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड पढ़ लिया, अब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सो ये पता ही लग रहा है, निमोनिया दैट डिडंट एग्जिस्ट व्हेन द पेशेंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जब पेशेंट आया हमारे पास तब उसको निमोनिया नहीं था, बट डेवलप्ड इन द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन। लेकिन जैसे ही एडमिट हुआ पेशेंट हमारे पास, तो फर्स्ट 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर अंदर उसको निमोनिया हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, क्योंकि उसे हॉस्पिटल की किसी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुआ है। It has been observed that this lasts for several weeks after discharge, और डिस्चार्ज होने के बाद भी काफी हफ्तों तक ये रहता है निमोनिया, ठीक है। पॉसिबल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा, ग्राम नेगेटिव बेसिली, जो भी हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव एजेंट, जैसे कि सूडोमोनास हो गया हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, ठीक है, और न्यूमोफिला हो गया। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव एजेंट है जो कि HAP कॉज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एस्पिरेशन निमोनिया की कैटेगरी आ गई। एस्पिरेशन पता ही है हमें, जो कि इनहेल मतलब स्टमक के थ्रू गया है हमारा, ओरोफेरिंजियल कंटेंट मतलब फेरिंग्स के थ्रू गया है, ठीक है, हमारा मतलब फूड पाइप वाले राही गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दीज एनवायरमेंट एंटर द लंग्स, और फिर क्या होता है हमारा, ये जो है वो किसी ना किसी वे के थ्रू लंग्स में एंटर होते हैं। Patient who are unable to effectively protect their airway have historically been linked to aspiration pneumonia. These patients include those who have reduced conscious level, neuromuscular disorder, esophageal conditions या mechanical intervention such as ET tubes. तो बेसिकली क्या होता है, वो लोग जो कि अपना एयरवे खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कफ नहीं कर सकते हैं, स्नीज नहीं कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है इसकी। जैसे कि जिनका रिड्यूस कॉन्शियस लेवल है, उसे खुद का नहीं पता, वो कुछ भी एस्पिरेट कर सकता है, किसी कोई भी सिक्रीशन उसकी स्टमक में जाने की बजाय लंग्स में चली गई है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, कोई कंट्रोल नहीं है मसल पे। ईसोफेजल कंडीशन है, किसी का ईसोफेगस ढंग से काम नहीं करता, तो वो जो खाता पीता भी है वो कहाँ लंग्स में चला जाता है ना। मैकेनिकल इंटरवेंशन सच एज ET ट्यूब, ठीक है, कोई इंटरवेंशन पे, कोई मतलब वेंटिलेटर पर है, तो उसको भी एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट।
फिर है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निमोनिया। तो नाम से पता लग रहा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम iatrogenic और पैथोलॉजिकल immunosuppressions are susceptible to infectious agents that are uncommon in other पेशेंट पॉपुलेशन। मतलब वो इंडिविजुअल जिनको बिना किसी कारण से या शुरू से ही या कोई मतलब जन्म से ही कोई इम्यूनोसप्रेशन है, मतलब उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रखी है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तो उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निमोनिया देखने को मिलता है, जो कि बाकी पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वी टेक अ ब्रॉडर वेराइटी ऑफ पॉसिबल कॉज, मतलब हम ब्रॉड कैटेगरीज ले लेते हैं, जैसे बैक्टीरियल पैथोजेंस में आ गए माइकोबैक्टीरियम के कॉम्प्लेक्सेस हो गए, या नॉन ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम के कॉम्प्लेक्सेस हो गए। फंगल पैथोजेंस आ जाते हैं, जो फंगस हो गई वो एस्परगिलस जैसे होगी, क्रिप्टोकोकस हो गई, वो सारे। वायरल में हमारा वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया वो। पैरासाइटिक पैथोजेंस में हमारे रेयर होते हैं और ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर 100 है तो 0.1% में पैरासाइटिक पैथोजन की वजह से निमोनिया होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्शन टू द लंग, मतलब लंग में इन्फेक्शन, लंग में गया बैक्टीरिया वायरस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एल्वुलर एडीमा, जो एल्वुलाई हैं वो स्वेल हो जाएंगे, एडीमा मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, उनमें एक्सुडेट मतलब फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं पस भरनी चालू हो जाएगी। एल्वेलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिल विद सीरियस एक्सुडेट, वही पस भरनी शुरू हो गई, ठीक है। ब्लड सेल्स भर गए उसमें, फिब्रिन बैक्टीरिया ये सारी चीजें वहां पहुंच गई, उसकी वजह से जो टिश्यू है कंसोलिडेशन हो जाएगी उसकी, मतलब वो हार्डन्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पाएगी प्रॉपरली एंड हेंस निमोनिया हो जाएगा, राइट। सो ये पैथोफिजियोलॉजी फॉलो होती है निमोनिया के केस में। देन अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम बुखार, क्योंकि इन्फेक्शन है बुखार तो होगा, मलेज रहेगा, थकावट सी रहेगी, कफ में पुरुलेंट स्पूटम मतलब काफी गाढ़ी थूक बलगम आएगी, ठीक है। डिज्निया मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, प्लूराइटिक पेन या चेस्ट के प्लूरा पे पेन होगी, ठीक है। डल परकशन नोट मतलब हमें डल साउंड सुनेगी जब हम परकशन करेंगे, ठीक है। ब्रेथ साउंड जो है वो कम सुनेगी क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, जो टिश्यूज हैं वो हार्ड हो रखे हैं लंग्स के। ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ट्रांसमिशन ऑफ ब्रोंकियल साउंड्स टू पेरिफेरी ड्यू टू कंसोलिडेशन, क्योंकि हार्ड है एल्वेलाइज तो वो ब्रोंकियल की तरफ, ब्रोंकाई की तरफ ऊपर हमें वहां जैसी जैसी जो साउंड्स हैं एयर की वो हमें ऊपर की साइड सुनेगी, एल्वेलाई साइड नहीं सुनेगी, ठीक है। कोर्स क्रेपिटेशन सुनेगी, हमें क्रैकिंग साउंड सुनेगी, क्रैकलिंग सी, ठीक है। इंक्रीज्ड वोकल फर्मिटस, इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ 99 थ्रू कंसोलिडेटेड लंग, मतलब हम पेशेंट को बोलेंगे 99 प्रोनाउंस करने को, तो उसकी वजह से हमें क्या है कंसोलिडेटेड लंग की वजह से दूर दूर साउंड्स हमें सुनेगी, ठीक है। टैकीकार्डिया, ठीक है, जो हमारे हार्ट रेट है वो फास्ट रहेगी, जो बीपी है वो लो रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, और जिसकी एयर एक्सचेंज हो नहीं रही तो साइनोसिस ब्लूइशनेस जगह जगह पर स्किन में दिखेगी हमें। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है हमारे निमोनिया के। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, बेड साइड अगर हमें देखना है किसी पेशेंट को है निमोनिया, सो ऑब्जर्व कर सकते हैं साइलेंट सिम्टम्स, हम वो 99 बुलवा के या ब्रीदिंग साउंड सुन के या बाकी भी हम देख सकते हैं, ठीक है। स्पूटम उसकी बलगम की जांच करा सकते हैं, यूरिनरी सैंपल में माइक्रोस्कोपिक कल्चर और सेंसिटिविटी MCS करा सकते हैं, उसमें क्या हमें यूरिनरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता लग जाएगा। यूरिनरी एंटीजेंस हैं जैसे न्यूमोकोकल है और दूसरा है हमारे लेजियोनेला, वो यूरिनरी एजेंट्स हैं, वो एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक हमें फिर स्टार्ट करनी है उसका पता लग जाएगा, क्योंकि एक बार एजेंट पता लग गया कि बैक्टीरियल कॉज है, वायरल कॉज है, क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंग हम डोज जो है वो सेट कर सकते हैं। ECG कर सकते हैं पेशेंट की। ब्लड में हम फुल ब्लड काउंट देख सकते हैं, इसमें हमें जो WBCs हैं उनके रेट हमें हाई मिलेंगे। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कर सकते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन हम चेक कर सकते हैं, इससे भी हमें हाई मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। ब्लड कल्चर्स कर सकते हैं, ठीक है। वो चेस्ट एक्सरे करेंगे तो कंसोलिडेशन हमें हार्ड एंड दिख जाएगा वो, ठीक है। मे ऑल्सो शो पैरान्यूमोनिक फ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, सेप्सिस, एम्पाइमा, फ्लूइड बिल्डअप है, पस भरी हुई है, वो भी हमें चेस्ट एक्सरे से इजिली विजिबल हो जाएगा, राइट। जैसे कि ये राइट मिडल लोब है पेशेंट का, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये पेशेंट की राइट साइड है, तो इसका जो मिडल लोब है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है निमोनिया, मतलब थोड़ी थोड़ी हमें व्हाइटिशनेस ज्यादा दिख रही है, दैट मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, राइट। फिर है
हमारे पास एक आता है CRB-65. CRB-65 is an aid to clinical judgment that helps to assess the need for hospital admission. Hospital admission की अगर हमें नीड देखनी है पेशेंट की कि निमोनिया के लिए है कि नहीं है, क्लिनिकल जजमेंट टूल होता है. इट मे बी कैलकुलेटेड इन प्राइमरी केयर टू स्ट्रैटिफाई द सिवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन. पेशेंट जहां भी आता है, PHC लेवल पे आता है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आता है, तो इस टूल की मदद से आप पता लगा सकते हो कि कितनी सिवेरिटी है, उसे कहाँ भेजना है. तो CRB स्टैंड्स फॉर, C से हमारे पास आता है कंफ्यूजन. पेशेंट का मेंटल लेवल चेक करेंगे, कंफ्यूजन. रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज्यादा है, दैट इज अलार्मिंग. ब्लड प्रेशर 90 से कम है या 60 से भी कम है, ठीक है, 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक. एज अगर 65 से ज्यादा है तो ये. अगर स्कोर पेशेंट का 0 आता है, इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आउट पेशेंट है, उसको जरूरत नहीं है एडमिशन की. अगर 1 से 2 में आता है तो सेकेंडरी केयर की जरूरत है. और अगर 3 से ज्यादा स्कोर है कि तीनों ही टिक हो रहा है कि पेशेंट को कंफ्यूजन भी है, उसका रेस्पिरेटरी भी 30 से ज्यादा है और उसका BP भी कम है, हाइपोटेंशन है पेशेंट को, तो अर्जेंट एडमिशन की उसको रिक्वायरमेंट है. तो ये हमारा एक टूल है क्लिनिकल, जिससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को किस लेवल की रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर की, ठीक है. फिर एक हमारा न्यू टूल आता है, उसमें एडवांसमेंट है, दैट इज कर्ब-65 बोलते हैं इसे. ये भी हमारा सेम है. इसमें क्या है, एक चीज इन्होंने ऐड करी है, दैट इज यूरिया. यूरिया अगर 7 से ज्यादा है, थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है, तो हम देखेंगे. तो इसमें वही है, अगर 0 to 1 में आ रहा है तो आउट पेशेंट है, जरूरत नहीं है एडमिशन की. सेकेंडरी केयर अगर 2 आ रहा है और 3 तो डायरेक्ट हमें ICU में पेशेंट को एडमिट करना है. तो ये स्कोर्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, राइट. अब मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेज करेंगे. सो सपोर्टिव मैनेजमेंट सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन मैंडेटरी है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है. टाइट्रेट सैट्स टू 94 to 98%, हम सीधा उसे ऑक्सीजन पे डालेंगे. 88 to 92% इफ रिटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है पेशेंट तो 88 to 92 के बीच में उसकी सैचुरेशन रखेंगे, ठीक है. IV फ्लूइड्स में जो डेफिसिट है, फ्लूइड चढ़ाएंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड. एनाल्जेसिया पेन किलर दे सकते हैं, फीवर के लिए PCM दे सकते हैं, नसेड्स दे सकते हैं, लेकिन कॉशन के साथ देंगे. और ओपियोइड्स दे सकते हैं हम सिडेशन के लिए, ठीक है. एंटीबायोटिक्स में अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड है, लो सिविरिटी का है, ज्यादा सीवियर नहीं है, तो ओरल थेरेपी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हम बीटा लैक्टम अमोक्सी दे दी सिंपल हमने, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं. टेट्रासाइक्लिन या मैक्रोलिड भी यूज कर सकते हैं जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी है, जो अमोक्सिलिन जिनको नहीं दे सकते, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारे हो गए. टिपिकल एंटीबायोटिक कोर्स हमारा 5 से 7 दिन चलेगा. अगर इंटरमीडिएट सिविरिटी है, थोड़ी मतलब लो से ज्यादा है, मीडियम है, तो मोस्ट कैन बी ट्रीटेड एडिक्वेटली. वैसे तो ओरल थेरेपी से ही हो जाता है. डुअल थेरेपी दे सकते हैं, बीटा लैक्टम एमॉक्सी की और मैक्रोलिड दोनों को मिक्स करके. डॉक्सीसाइक्लिन भी हम पेनिसिलिन एलर्जी है अगर पेशेंट को, तो हम दे सकते हैं. और टिपिकल 7 से 10 दिन चलेगा इसका कोर्स हमारा, ओके. देन अगर हाई सिविरिटी है, ज्यादा ही है, तो IV बीटा लैक्टमेस, स्टेबल बीटा लैक्टम जैसे कि कोमोक्सीक्लेव हो गया या मैक्रोलिड क्लेरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं पेशेंट को. एंटीबायोटिक कोर्स 7 से 10 दिन का, 14 से 21 दिन भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को जज करके क्लिनिकली कि इफ रिक्वायर्ड और नॉट, राइट. हॉस्पिटल एक्वायर्ड अगर निमोनिया, तो वही लोकल गाइडलाइंस, हमें लोकल माइक्रोबियल नॉलेज के अकॉर्डिंग की कौन से बैक्टीरिया वायरस की है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. कोमोक्सीक्लेव दे सकते हैं 625 mg ओरली, TDS दिन में 3 दिन माइल्ड इन्फेक्शन के केस में, ठीक है. टेजोसिन जैसे पिप्रासिलिन या टेजोबैक्टम, वो 4.5 IV हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट की सीवियर इन्फेक्शन के केस में, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. होप आपको समझ आ गया हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.